अस्सलामुअलैकुम हॉरर FM 804 के फैमिली मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्कार कहानी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत हॉरर है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी हमें हैदराबाद से हमारे एक लिसनर ने भेजी है। चलें ये कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जिन, भूत, प्रेत, आत्माएं या चुड़ैल होती हैं या नहीं, बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता जब तक उनकी ज़िंदगी में उनके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आए कि जिसके बाद वो इस बात पर यकीन कर लें कि इन चीज़ों का वजूद होता है। पर जब उनको यकीन आता है तो बहुत देर हो जाती है, और इस बात का यकीन भी उन्हें तभी आता है जब उनके साथ इन चीज़ों का वास्ता पड़े। ज़िंदगी में कुछ वाक़यात और हादसात ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास हमें ज़िंदगी भर डराता रहता है। जब हम छोटे थे तो हमारी दादो हमें कहानियाँ सुनाया करती थीं, और वो हमें बताती थीं कि हम इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है, फरिश्तों को नूर से बनाया गया है और जिन्नात को आग से बनाया गया है। और ये भी कि जिन्नात हमेशा वीरान जगहों पर रहते हैं, या जंगलों में, या सहराओं में, या पहाड़ों में, और या फिर कब्रिस्तान में। जिन्नात जब इंसानों को अपनी दुनिया में दाखिल होता देखते हैं तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी एक ऐसा ही हादसा पेश आया जिसको सोच के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात 2003 की है, जब मेरी शादी हुई। अभी मेरी शादी को कुछ ही माह हुए थे। मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ बातचीत कर रहा था कि इतने में मेरी बीवी के भाई का फ़ोन आ गया। चूंकि कमरे में फ़ोन के सिग्नल्स बहुत वीक थे, तो मेरी बीवी बात करते करते कमरे से बाहर निकल गई। अभी मेरी बीवी अपने भाई से बात कर ही रही थी कि इतने में उसकी नज़र पड़ी कि हमारे घर में काम करने वाला एक नौकर बड़ा सा थाल लेकर, जिसमें खाना था, वो घर के पिछले हिस्से में जा रहा था। मेरी बीवी बात करते करते घर के पिछले दरवाजे की तरफ चली गई, जबकि रात में हमारे किसी भी घर वाले को इजाज़त नहीं थी कि वो घर के पिछले दरवाजे की तरफ जाए। जब हमारे नौकर ने देखा कि मेरी बीवी घर के पिछले साइड पर दरवाजे के पास खड़ी है, तो मेरी बीवी को उस वक्त वहाँ खड़ा देख के वो बहुत परेशान हो गया, और वो मेरी बीवी को कहने लगा कि बेगम साहिबा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता कि इस वक्त यहाँ पर आना मना है? जाएं बीबी, इस वक्त आप यहाँ मत खड़ी हो, जल्दी से अपने कमरे में चली जाएं। आपका यहाँ खड़ा रहना मुनासिब नहीं है। ये सुनकर मेरी बीवी ने उससे माजरत की और वापस अपने कमरे में चली आई। मगर हमारे नौकर के चेहरे पर परेशानी और घबराहट देखकर वो बहुत परेशान हो गई, और उसके जहन में कई सवाल उभरने लगे। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो आकर मुझसे पूछने लगी कि घर के पिछले हिस्से में ऐसा क्या है जहाँ मेरा जाना मुनासिब नहीं। तो मैं उसको प्यार से कहने लगा, क्या हो गया बाबा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, और तुमने क्या करना है घर के पिछले हिस्से में जाकर? वो कहने लगी, मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने उसकी बात को टालकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, हमारे घर के बैक साइड पर एक कॉटेज बना हुआ है। वो मुझसे इधर उधर के सवाल करने लगी और कहने लगी, क्या उस कॉटेज में कोई रहता है? मैंने उसे कहा, नहीं भाई, वहाँ कोई नहीं रहता। और तुम्हें क्या दिलचस्पी पड़ गई है कि तुम बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछे जा रही हो? हमारे घर की कोई भी औरत उस जगह नहीं जाती, और जब तुम्हें कह दिया है तो कह दिया है कि तुमने भी वहाँ नहीं जाना। वो मुझसे नाराज सी हो गई और कहने लगी, हाँ यकीनन इसीलिए नहीं बताना चाहते कि शायद आप मुझे इस घर का हिस्सा नहीं समझते। मैंने उसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ख्वाह मख्वाह परेशान हो रही हो। वो कहने लगी, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाकर देख लूंगी। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि घर के पिछली तरफ जो कोठरी है वहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है या किसी आसेब का साया है। तभी घर की तमाम औरतों को वहाँ जाने से मना किया हुआ है, और हर पूरे चांद की रात में
उस आसेब को गोश्त डाला जाता है ताकि वो घर वालों को परेशान ना करे। बस इसी वजह से तमाम औरतों को मना किया हुआ है कि उस साइड पर नहीं जाना। इसीलिए हमारे नौकर को ही इजाजत है उस तरफ जाने की। और ये मामलात कई बरसों से चलते आ रहे हैं। पहले हमारे दादा ये काम करते थे और अब हमारा नौकर ये काम करता है, जबकि मुझे इन तमाम बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मगर अगर मेरे बड़ों की तसल्ली होती है इस काम को करके, तो इसमें मेरा क्या जाता है। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, क्या तुम इस दौर में रहते हुए इन बातों पर यकीन करते हो कि जिन भूत होते हैं? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं है। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब इससे ज्यादा सवाल मुझसे मत करो। मैंने जब जब अपने बाबा और अपने दादा अबू से ये बात पूछी तो उन्होंने मुझे हमेशा खामोश करा दिया कि इंसान को जितना जानने की जरूरत होती है बस उतना ही जानना चाहिए, इससे ज्यादा सवाल मत करो। जब वक्त आएगा तो तुम भी देख लेना, और तुम भी वहाँ जाने की आइंदा बात मत करना। हो सकता है कि अम्मी को ये बात पसंद ना आए। उसने वक्ती तौर पर तो मेरी बात सुन ली, मगर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। और जैसे ही मेरी आंख लगी तो मेरी बीवी कमरे से निकलकर बाहर पिछले दरवाजे की तरफ चली गई, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या राज है उस कॉटेज का कि वहाँ पर औरतों का जाना मना है। और आखिरकार वो घर के पिछले दरवाजे की तरफ चली गई और कॉटेज की तरफ बढ़ने लगी। बाहर तूफानी हवाएं चल रही थीं और घुप अंधेरा, रोशनी ना होने के बराबर थी, और वो हाथों से सहारा लेते हुए कॉटेज की जानिब बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो कॉटेज के करीब बढ़ रही थी वैसे वैसे वहाँ का दरवाजा खुद ब खुद जोर जोर से हिलने लगा था, जैसे कोई उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। मेरी बीवी को लगा शायद तूफानी हवाओं की वजह से दरवाजा जोर जोर से खटक रहा है, मगर ऐसा नहीं था कि अचानक से गहरी खामोशी छा गई। इतने में हमारे नौकर की आंख खुल गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और वो अचानक से भागने लगा और घर के पिछले दरवाजे की तरफ गया। जब उसने वहां जाकर देखा तो कॉटेज का दरवाजा खुला हुआ महसूस हुआ। वो भागता हुआ कॉटेज के अंदर चला गया, मगर उसे वहां पर कुछ नजर नहीं आया सिवाय अंधेरे के। कॉटेज के कोने में एक मिट्टी का दिया जलता नजर आ रहा था, और जिस थाली में उसने गोश्त रखा था वो थाली अब बिल्कुल खाली थी, और बस वहां गोश्त की बदबू फैली हुई थी। उसे कॉटेज में कुछ ना नजर आने के बावजूद भी महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कुछ है जो उसकी आंखों से ओझल है। वो चाहकर भी देख नहीं पा रहा था। उसे खौफ महसूस होने लगा और वो भागता हुआ वापस घर के अंदर दाखिल हो गया। अचानक फिर उसे पता नहीं क्या सूझा कि दोबारा वो कॉटेज की तरफ बढ़ने लगा और कॉटेज का दरवाजा खोलकर महसूस करने लगा कि क्या यहाँ पर बेगम साहिबा हैं। वो आवाजें देने लगा कि बेगम साहिबा, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो मुझे जवाब दें, मगर वहाँ कोई आवाज नहीं आई। इसी परेशानी में वो वापस दौड़ता हुआ आया और आकर मेरे दरवाजे को पीटने लगा। उसके दरवाजा जोर जोर से बजाने के शोर से फौरन मैं भी उठा और साथ ही मेरी अम्मी भी अपने कमरे से बाहर निकल आईं, और हम दोनों परेशानी के आलम में उससे पूछने लगे, आखिर क्या हो गया है, क्यों तुम जोर जोर से दरवाजा बजाए जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि पीछे वाले हिस्से में कॉटेज का दरवाजा किसी ने खोल दिया है, क्या बेगम साहिबा कमरे में है? तो मैंने कहा, नहीं, वो तो इस वक्त कमरे में नहीं है। तो हमारा नौकर कहने लगा, मुझे लग रहा था, मेरा शक सही निकला कि बेगम साहिबा शायद घर के पिछले हिस्से में कॉटेज की तरफ गई हैं। हम फौरन उसके साथ कॉटेज की तरफ भागे। जैसे ही हम लोग कॉटेज के बाहर पहुंचे तो कॉटेज का दरवाजा जोरदार आवाज से बंद हो गया। हमने दरवाजा बहुत ज्यादा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तो उस दिन ऐसा हो गया कि जैसे अब कभी खुलेगा ही नहीं, और अंदर से मेरी बीवी की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। हमने उस चुड़ैल से रो कर गिड़गिड़ा कर बहुत ज्यादा दरखास्त की कि मेरी बीवी को छोड़ दो, मगर मेरी बीवी की सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, और वो चुड़ैल मेरी बीवी पर हमला कर चुकी थी। कुछ ही लम्हों के बाद वो तमाम आवाजें बंद हो गईं। ना अंदर से अब मेरी बीवी की आवाज आ रही थी और ना कोई और आवाज, और दरवाजा भी खुद ही खुल गया। इतने में मैं, हमारा नौकर और मेरी अम्मी, हम सब कॉटेज के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर दिया पड़ा हुआ था, और उसकी रोशनी में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना कोई चुड़ैल और ना मेरी बीवी। हमने पूरा कॉटेज छान लिया, मगर वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। न जाने मेरी बीवी कहाँ गायब हो गई थी। जब वहाँ पर मेरी बीवी नहीं मिली तो हम वापस घर की तरफ आए और पूरे घर में उसे ढूंढने लगे, मगर पूरे घर में देखने के बावजूद वो कहीं नहीं मिली।
तभी मेरी अम्मी ने कहा कि हमें किसी आमिल से राब्ता करना चाहिए क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हारी बीवी को ले गई है। मैं आमिल साहब को घर लेकर आया। वो कहने लगे कि मुझे कॉटेज की तरफ ले चलो। जैसे ही वो कॉटेज में दाखिल हुए तो वहाँ पर एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ जो सड़े हुए गोश्त की थी। वो जैसे ही कॉटेज में दाखिल हुए तो उन्हें महसूस हो गया कि ये बहुत ताकतवर चुड़ैल है जो आसानी से काबू आने वाली नहीं है। आमिल साहब पूरे कमरे का जायजा लेने लगे। उन्हें कहीं कहीं गीली मिट्टी दिखाई दी। जब उन्होंने उस मिट्टी को उठाकर सूंघा तो वो कहने लगे कि ये मिट्टी किसी ताज़ा कब्र की है और वो चुड़ैल तुम्हारी बीवी को अपनी दुनिया में लेके जा रही है। आमिल साहब कहने लगे कि हमें फौरन पास ही के कब्रिस्तान में जाना होगा। तुम्हारी बीवी यकीनन वहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें वहां पहुंचना होगा। वो जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचे तो एक गीली और ताज़ी कब्र पर उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। आमिल बाबा कहने लगे वो चुड़ैल अकेली नहीं है, उसके साथ एक जिन भी है और वो जिन तुम्हारी बीवी पर आशिक हो गया है, तभी उसको लेकर आया है और अपनी दुनिया में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आमिल बाबा कहने लगे कि वो जिन बहुत ताकतवर है, उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी बीवी को बचा लूं। फिलहाल मैं ये तावीज़ दे रहा हूँ, ये इस लड़की के गले में डाल दो और कोशिश करना कि ये इसके गले से उतरना नहीं चाहिए। जब तक इसके गले में ये तावीज़ पड़ा रहेगा ये महफूज रहेगी। कोई भी शैतानी ताकत इसका बुरा नहीं चाह सकती। मेरी बीवी को लेकर हम तमाम घर वाले कब्रिस्तान से वापस घर आ गए। कुछ देर बाद मेरी बीवी को होश आया तो उसकी हालत अब बहुत बेहतर थी और वो ठीक ठाक बातें कर रही थी और वो मुझसे ये कहने लगी कि मुझे क्या हुआ था, क्या मैं बहुत गहरी नींद सो गई थी। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? वो मुझसे कहने लगी नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। मेरे साथ क्या हुआ था और ये तावीज़ कैसा है जो मेरे गले में बांधा है? मैंने उससे कहा ये आमिल बाबा ने दिया है और उन्होंने कहा है ये तावीज़ तुम्हारे गले से उतरना नहीं चाहिए। ऐसा क्या हुआ है जो मुझे तावीज़ पहनाया है? मैंने कहा कुछ नहीं, बस आराम कर लो। मेरी बीवी कहने लगी ये तावीज़ बहुत कस के बांधा हुआ है, इसे खोल के दोबारा ढीला करके बांध दो। मैं नहीं जानता था कि वो चुड़ैल हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मैंने जैसे ही तावीज़ खोला मुझे जोरदार झटका लगा और मैं दूर जाकर गिरा और वो तावीज़ मेरी बीवी के गले से निकल गया और एकदम मेरी बीवी गायब हो गई। मैं जल्दी से उठा और कपड़े झाड़ कर कमरे से बाहर निकला और अपनी बीवी को ढूंढने लगा, मगर मैंने पूरा घर छान लिया। मेरी बीवी मुझे कहीं नजर नहीं आई। इतने में मैं और मेरा नौकर भागते हुए वापस घर के पिछले हिस्से में कॉटेज की तरफ भागे। हम जैसे ही कॉटेज की तरफ गए हमने देखा कि कॉटेज का दरवाजा खुला हुआ है। हम फौरन कॉटेज के अंदर गए तो हमने देखा कि मेरी बीवी एक कोने में बैठी हुई है और उसके हाथ में कुछ है जो वो खा रही है। जब हमने करीब जाकर देखा तो वो कच्चा गोश्त खा रही थी जिसमें से शदीद बदबू आ रही थी। मैं उसकी ऐसी हालत देखकर शदीद घबरा गया। मैं और मेरा नौकर उसे जबरदस्ती खींचते हुए वापस घर की तरफ लेकर आए और लाकर रस्सी से बांध दिया। मैं मेरी बीवी के पास था और मैंने हमारे नौकर से कहा कि तुम जाओ जल्दी से आमिल साहब को बुलाकर लाओ। जैसे ही आमिल साहब आए उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ये चुड़ैल अकेली नहीं है, इसके साथ जिन भी है और ये जिन बहुत ताकतवर है और वो तुम्हारी बीवी पर आशिक हो चुका है। मुझे अभी फौरन पढ़ाई करनी होगी और वो बहुत सख्त पढ़ाई होगी। तुम्हें इसे बांध कर रखना होगा ताकि वो जिन और चुड़ैल तुम्हारे किसी घर वाले पर हमला ना कर दें। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी बीवी को बांध दिया था। आमिर साहब पढ़ाई करने लग गए। जैसे जैसे वो पढ़ाई करते जा रहे थे मेरी बीवी की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चीखें मारने लगी थी और खौफनाक आवाज में यही कहे जा रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये अब मेरी है, इस पर मेरा दिल आ गया है। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी, मगर आमिल साहब मुसलसल पढ़ाई करते जा रहे थे और पड़ा हुआ दम वाला पानी उस पर फेंके जा रहे थे और वो चीखे जा रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुसलसल पढ़ाई के बाद काफी देर बाद मेरी बीवी अब पुरसुकून हो गई थी और अब वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी थी। और जैसे ही वो होश में आई तो वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे क्यों बांधा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे खोल दो, खुदा के वास्ते मुझे खोल दो। इतने में आमिल साहब कहने लगे कि ये अब ठीक है और अब वो जिन इस बच्ची के अंदर से निकल चुका है, आप इसे खोल दें। उन्होंने एक और तावीज़ मेरी बीवी के गले में बांध दिया और कहने लगे कि ये बहुत अरसे तक इसके गले में ही रहना चाहिए,
आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि ये तावीज़ इसके गले से ना उतरे। बहुत अरसे तक मेरी बीवी जहनी तौर पर डिस्टर्ब रही, मगर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बिल्कुल ठीक है और माशाल्लाह अब हमारे बच्चे भी हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि उसे कुछ भी याद नहीं, मगर मैं आज तक वो कभी भूल नहीं सकता। वो खौफनाक दिन, मेरी जिंदगी की सबसे बुरी यादें मुझे जब भी याद आती हैं मेरे जिस्म को झंझोड़ देती हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसी बलाओं से। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह और अमान में रखे। आमीन।